प्रिय विद्यार्थियों, यंग के द्विसलिट प्रयोग के बारे में बताया गया था कि सन 1801 में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया और प्रयोग द्वारा स्पष्ट हुआ कि स्लिटों पर एकवनीय प्रकाश आपतित किया जाता है तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब उन्हें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का जो समूह था उसे व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। तो इन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। यंग के द्विस्लिट प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई व प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात है। देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट और S1 और S2 जो थे वो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे थे और द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित कर रहे थे। तो स्लिट S1 और S2 को कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2 है। इनके बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी d है, स्मॉल d। ये केंद्र हो गया, इन स्लिटों का केंद्र O है और पर्दे का लंबवर्धक ये पर्दा है जिस पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, O' बिंदु पर मिलता है। स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल D मान, कैपिटल D। अब देखिए, S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं समान प्रकाशिक पथ तय करके पर्दे के O' बिंदु पर पहुंचती हैं और पर्दे के O' बिंदु पर S1 व S2 कलासमन स्रोतों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं O' बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं और समान कला में अध्यारोपित होने के कारण O' बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और O' बिंदु पर सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है। दीप्त फ्रिंज जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं, इसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। दीप्त फ्रिंज बनने का कारण क्या है? S1 व S2 से पर्दे के O' बिंदु की दूरी समान है, तो S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं समान प्रकाशिक पथ तय करके पर्दे के O' बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उनकी कला समान होती है और कला समान होने के कारण पर्दे के O' बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात दीप्त फ्रिंज बनती है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। अब हम पर्दे के किसी P बिंदु पर विचार करते हैं कि P बिंदु पर कैसे फ्रिंज बनेगी। प्रकाश की तीव्रता की व्याख्या करना चाहते हैं कि P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब देखिए, P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज कब बन सकती है? जब S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं P बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, तो P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। और यदि S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं P बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तो P बिंदु पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त बनेगी, ये S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के पथ में अंतर पर निर्भर करेगा। तो पथांतर ज्ञात करते हैं। देखिए,
S1 से उत्सर्जित द्वितीय तनिका को P बिंदु पर पहुंचने में S1 P दूरी तय करनी पड़ती है और S2 से उत्सर्जित द्वितीय तनिका को P बिंदु पर पहुंचने में S2 P दूरी तय करनी पड़ती है। यहां से उत्सर्जित द्वितीय तनिका को मान लिया थीटा कोण बनाते हुए ये P बिंदु पर प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण बनाते हुए P बिंदु पर पहुंच रही है। ये दूरी मान लिया P बिंदु पर एनवी फ्रिंज बन रही है। ये दूरी मान लिया xn है। पर्दे के केंद्र से दूरी क्या मानी हमने? xn। ठीक है। अब S1 व S2 से द्वितीय तृणिकाओं के P बिंदु पर पहुंचने में पथांतर कितना है वो ज्ञात करेंगे। देखिए ये D दूरी बहुत अधिक होती है। D दूरी बहुत अधिक होती है। अगर हम इसको केंद्र माने और S1P त्रिज्या का चाप घुमाएं तो S1P दूरी बड़े त्रिज्या के वर्त के छोटे से वर्तीय भाग को सीधी रेखा मान सकते हैं। ये सीधी रेखा मान सकते हैं और ये लंब होगी। त्रिज्या वाली रेखा अगर हम वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो त्रिज्या वाली रेखा स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह 90 डिग्री हो गया और ये S2A ये A मान लिया। तो S1P का मान AP के बराबर होगा क्योंकि उस बड़े वर्त की ये त्रिज्याएं हो गई। तो S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीय तृणिकाओं के P बिंदु पर पहुंचने में पथांतर कितना हो गया? S2A। ये पथांतर हो गया। ये पथ में अंतर डेल से दर्शा रहे हैं। ये पथ में अंतर हो गया भाई। ये हमें ज्ञात करना है। तो चित्रानुसार देखिए पहले त्रिभुज लेते हैं POO डैश। त्रिभुज POO से न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण तो आधार। लंब और आधार में संबंध टेंजेंट से दर्शाते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है xn बटे आधार का मान है d, परंतु थीटा अल्प कोण है। कोण इसलिए माना टेंजेंट थीटा लगभग बराबर थीटा। देखिए त्रिकोणमितीय फलनों में साइन ज्या फलन, टेंजेंट स्पर्श ज्या फलन, अगर थीटा का मान अल्प है तो साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर मान सकते हैं और टेन थीटा को भी थीटा के बराबर मान सकते हैं। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है तो ये थीटा है, तो ये किसके बराबर है? थीटा के बराबर ही तो है। इसी तरह से टेन 0 डिग्री बराबर 0, 0 ये 0 ये थीटा है तो इसे हम थीटा कह सकते हैं। थीटा कह सकते, लेकिन कब? जब थीटा कोण अल्प हो तो उस अवस्था में साइन थीटा को साइन थीटा कह सकते, थीटा के बराबर मान सकते हैं और टेन थीटा को भी थीटा के बराबर मान सकते हैं। लेकिन कोज्या फलन में कोस में ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसमें नहीं मान सकते, इन दोनों में मान सकते। इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया? xn बटे d समीकरण 1। अब देखिए हम त्रिभुज S1 अब ये कोण थीटा है तो ये कोण भी अल्प बनेगा, थीटा ही होगा। थीटा के सामने की भुजा लंब ज्ञात कर रहा है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण ये ज्ञात है। तो लंब और कर्ण में संबंध है। त्रिभुज लेते हैं अब S1 S2 से साइन थीटा बराबर लंब कितना है? लंब का मान तो हो गया डेल, S2 ये डेल बटे कर्ण का मान हो गया डी, परंतु
थीटा अल्प है, इसलिए माना साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, इसलिए थीटा बराबर डेल बटे डी। समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना से समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या गया, एक्स एन बटे डी बराबर डेल बटे डी, या एक्स एन बराबर आ गया डेल डी बटे डी। समीकरण अब डेल डेप्थ फ्रिंजों के लिए आपको बता चुके हैं, डेप्थ फ्रिंज यदि पी बिंदु पर बनती है तो पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज या लेमडा बाई 2 का सम गुणज होना चाहिए, और यदि पी बिंदु पर डेप्थ फ्रिंज बनती है तो पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। अब इसके बाद दो स्थितियों पर विचार करेंगे, दीप्त फ्रिंजों पर और अदीप्त फ्रिंजों पर। तो समीकरण 3 की सहायता से अब फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। देखिए, पहली स्थिति विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां। पहली स्थिति दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए माना पी बिंदु पर एन भी फ्रिंज बन रही है तो डेल बराबर होगा एन लेमडा, इसलिए एक्स एन बराबर क्या आ गया, एन लेमडा डी बटे डी। समीकरण 4। ठीक है, तथा एन प्लस 1 भी फ्रिंज के लिए, देखिए पी बिंदु पर एन भी दीप्त फ्रिंज बन रही है। ठीक है, अब इसके आगे अदीप्त फ्रिंज बनेगी। जैसे ये देखिए, ये ओ डैश बिंदु और ये दीप्त फ्रिंज बन गई, ये एन भी दीप्त फ्रिंज है, इसके आगे अदीप्त फ्रिंज बनेगी और अगले जो फ्रिंज बनेगी दीप्त फ्रिंज वो होगी एन प्लस 1। ठीक है, अब हम दूरी ज्ञात करें, ओ डैश बिंदु से एन भी फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर ली एक्स एन। अब हम ओ डैश बिंदु से एन प्लस 1 भी फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब एन प्लस 1 भी फ्रिंज की दूरी में से एन भी फ्रिंज की दूरी को घटा देंगे तो ये बीच की दूरी आ जाएगी जो कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, इससे पहले अदीप्त फ्रिंज और ये आ गई एन माइनस 1 भी दीप्त फ्रिंज। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एन बी फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर ले, फिर ओ डैश बिंदु से एन माइनस 1 वे फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर लें और एन बी दीप्त फ्रिंज की दूरी में से एन माइनस 1 वे दीप्त फ्रिंज की दूरी घटा देंगे तो भी इन दोनों फ्रिंज दीप्त फ्रिंजों क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच बनी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। एक ही बात है। अब क्या करेंगे, एन प्लस 1 वे फ्रिंज के लिए ज्ञात करना है तो हमें समीकरण 4 में एन की जगह एन प्लस 1 लिख देना है। तो एक्स एन प्लस 1 बराबर क्या आ गया, एन प्लस 1 लेमडा डी बटे डी। समीकरण 5। समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाओ भाई, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन बराबर, खोल लेते हैं कोष्टक को, एन लेमडा डी बटे डी प्लस लेमडा डी बटे डी माइनस एन लेमडा डी बटे डी।
ये कट गया। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आएगी। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दीप्त फ्रिंजों के बीच बनी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या गया भाई, लैम्डा डी बटे डी, समीकरण 6। अब इसी प्रकार से दीप्त फ्रिंजों के लिए तो ज्ञात कर लिया, अदीप्त फ्रिंजों के लिए ज्ञात करेंगे। दूसरी स्थिति, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होगा वो क्या आएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, चलो ये अक्ष डैश दर्शा रहे हैं, क्या माना P बिंदु पर NV अदीप्त फ्रिंज बन रही है, ठीक है। तो NV अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या हो गया, NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो गई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, ठीक है। ये समीकरण आ गया 7। फिर उसके बाद NV अदीप्त फ्रिंज के आगे जो बनेगी वो n प्लस 1 भी अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो हम n प्लस 1 भी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पर्दे के ओडेस बिंदु से ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 7 में n की जगह केवल हमें n प्लस 1 लिखना है। तो क्या आएगा देखिए भाई, x डैश n प्लस 1 2 n प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, ठीक है। ये समीकरण आ गया 8। अब समीकरण 8 में से 7 को घटा देंगे। ये समीकरण 8 में से समीकरण 7 को घटाने पर, घटा दो भाई, क्या आएगा, घटाने पर क्या आएगा देखो, घटाने पर क्या आएगा, कोष्टक को खोल लेते हैं, 2n प्लस 2 एक घटा देंगे तो क्या आ गया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, यही आया ना। 2n प्लस 2 आएगा, माइनस 1 है तो प्लस 1 बचा, 2n प्लस 1 माइनस ये घटा देंगे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, ये आ गया। खोल लेंगे कोष्टक को, डैश डैश आएगा, या x डैश n प्लस 1 माइनस x डैश n बराबर, कोष्टक खोलेंगे 2n लैम्डा डी बटे 2d प्लस लैम्डा डी बटे 2d माइनस 2n लैम्डा डी बटे 2d माइनस माइनस प्लस लैम्डा डी बाई 2d, कट गया ये। तो एक देखो 1/2 लैम्डा डी बटे डी प्लस 1/2 लैम्डा डी बटे डी, और बराबर क्या आ गया, लैम्डा डी बाई डी। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच बनी फ्रिंजों के
बीच बने। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच कैसी फ्रिंज बनेगी? दीप्त फ्रिंज बनेगी। बनी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या आ गया? लैम्डा डी बटे डी। समीकरण आ गया 9। समीकरण 6 व 9 से, समीकरण 6 व 9 से क्या आ गया? बीटा दीप्त बराबर है बीटा अदीप्त बराबर लैम्डा डी बटे डी। ये आ गया फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो एक समान प्राप्त होती है। और फ्रिंज चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है? इस फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशि आ रही है उन पर निर्भर करती है। फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। तरंग दैर्घ्य कम होगी तो फ्रिंज चौड़ाई कम होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो फ्रिंज चौड़ाई अधिक होती है। कलासमन स्रोतों से पर्दे की दूरी पर निर्भर करती है और दोनों कलासमन स्रोतों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो निर्भरता को अगले टॉपिक में और अधिक विस्तार से इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं, निर्भरता का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से निर्भर करती है और इस पर आधारित है न्यूमेरिकल प्रश्न क्या बनते हैं, उनका भी अध्ययन विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।